तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है मेंडलिज्म। अच्छा, मेंडलिज्म है क्या? देखो, अपन को पता है जेनेटिक्स के फादर हैं ग्रेगोर जोहान मेंडल। तो मेंडल ने अपने टाइम पे क्या काम किया, किन टेक्निक्स को यूज किया, किस तरह से अपने कंक्लूजन्स दिए, वो सारी चीजें अपन मेंडलिज्म में पढ़ते हैं। मेंडलिज्म में अपन मेंडल की लाइफ हिस्ट्री भी पढ़ते हैं कि मेंडल का जन्म कब हुआ, किस जगह पे हुआ, उन्होंने कहाँ पर अपनी काम की शुरुआत की, किस प्लांट पे अपना काम किया। तो ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं। और पता है आजकल तो डायरेक्टली इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे पूछ लेगा एग्जामिनर। भाई नीट में सवाल आ जाएगा कि बताओ मेंडल ने अपना वर्क कहाँ पे किया, कितने टाइम के लिए किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितने टाइम के लिए किया। 7 ईयर्स तक मेंडल ने अपना वर्क परफॉर्म किया था। अच्छा, किस प्लांट पे? पी प्लांट पे किया। पी में भी कौन सा? गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो अपन देखते हैं मेंडलिज्म। सबसे पहले मेंडल साहब का जन्म करवाते हैं। तो मेंडल का बर्थ हुआ 22 जुलाई 1822 को। 22 जुलाई 1822 को जन्मे मेंडल। जगह थी ऑस्ट्रिया कंट्री, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कंट्री के हाइजेनडॉर्फ स्टेट के साइलेसिया विलेज के अंदर जन्मे मेंडल। ठीक है। अच्छा, मेंडल को पढ़ने लिखने का शौक था, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी अच्छे से और उसके बाद में काम करने निकल गए। अच्छा, काम कहाँ किया? काम भी उन्होंने ऑस्ट्रिया के अंदर ही किया। ऑस्ट्रिया के अंदर एक जगह है ब्रुन, ब्रुन सिटी, तो उन्होंने ब्रुन सिटी पे अपना वर्क शुरू किया। मेंडल का काम था, मेंडल एज अ मॉन्क काम करते थे। मॉन्क का मतलब क्या होता है? जैसे मंदिर में पुजारी होता है ना, वैसे ही मठ के अंदर मॉन्क होता है। आप ऐसे समझ लो पादरी थे मेंडल। ठीक है। तो मेंडल ने ऑगस्टेनियन मोनेस्ट्री, ऑगस्टेनियन मठ के अंदर, ऑगस्टेनियन मोनेस्ट्री के अंदर एज मॉन्क काम किया। कहाँ पे? ब्रुन सिटी पे, एट ब्रुन सिटी। ये ब्रुन सिटी क्या थी? ऑस्ट्रिया की एक सिटी है। ठीक है। अच्छा, अब जब वहाँ पे काम कर रहे थे ना, तो उस जगह के अंदर, वहाँ पे उस मठ के अंदर, उस मोनेस्ट्री के अंदर एक गार्डन था। उस गार्डन के अंदर क्या लगे थे? मटर के पौधे लगे थे। तो मेंडल ने अपने वर्क की शुरुआत वहीं कर दी। तो वहाँ पे जो गार्डन था, उन्होंने वहाँ पे पी प्लांट के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। तो इनका एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। अच्छा, पी प्लांट में भी कौन सा पी? बगीचे वाला, गार्डन पी, है ना। क्वेश्चन आता है मेंडल परफॉर्म वर्क ऑन गार्डन पी, वाइल्ड पी, स्वीट पी, तो आंसर जाएगा गार्डन पी। बोटेनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम पे अपना काम किया। मेंडल ने अपना वर्क शुरू किया था 1856 के अंदर और 1863 तक वर्क परफॉर्म किया। तो लगभग 7 सालों तक उन्होंने अपना वर्क किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 7 ईयर्स तक अपना वर्क परफॉर्म किया था। ठीक। अब भाई काम कर लिया तो काम को पब्लिश भी कराएंगे। भाई क्या आपने अपना काम किया, उसके बाद में आपकी ये चाह तो रहेगी ना कि मेरे काम को दुनिया देखे, लोग जाने पहचाने कि मैं कितना महान काम करके गया हूँ, है ना। तो मेंडल ने भी अपना वर्क पब्लिश किया। तो उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया 1865 के अंदर, 1865 के अंदर। 2 साल लग गए उनको पब्लिश कराने में। ठीक है। अच्छा, अब देखो, जब भी आप वर्क पब्लिश कराते हो ना, अपना साइंटिफिक वर्क पब्लिश कराते हो, कोई ना कोई पेपर के अंदर अपना वर्क पब्लिश कराना होता है। तो उन्होंने अपना पेपर लिखा। पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस नाम से उन्होंने अपना पेपर लिखा, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये पेपर छपा कहाँ पे? जिस किताब में छपा, जिस जर्नल में छपा, उसका नाम था नेचर ऑफ स्केंडर वेरिन। ये इस बुक, इस जर्नल के अंदर छपा। अब देखो, वैसे तो ठीक है, अच्छी जर्नल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उस समय पॉपुलर नहीं थी। जर्मन भाषा में लिखी जाती थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। तो उस बुक के अंदर उन्होंने अपना पेपर पब्लिश करवाया। ठीक है। अब देखो, मेंडल ने क्या सोचा होगा कि भाई मैंने पब्लिश कराया पेपर, तो अब ख्याति मिलेगी, अब नाम मिलेगा, अब सम्मान मिलेगा, लेकिन शोहरत मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज रह गया। किसी ने उनके काम को जाना नहीं, पहचाना नहीं। उनको समाज में जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। और ये गुमनामी की मौत मर जाते हैं 1884 में। इनको किडनी की डिजीज हो जाती है, तो उससे 1884 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं। ठीक है।
अच्छा, अब लेकिन काम तो बड़ा शानदार करके गए थे, है ना? लेकिन काम अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। दुनिया को पता ही नहीं चला कि मेंडल ने क्या किया। अरे जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? काम तो बहुत अच्छा करके गए, लेकिन पता ही नहीं पड़ा। तो मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर लगभग 34 ईयर्स। फिर आता है ईयर 1900, साल 1900। ईयर 1900, 1900 के अंदर मेंडल की वर्क की होती है रीडिस्कवरी। रीडिस्कवरी मतलब इनका काम वापस से खंगाला जाता है, वापस से देखा जाता है। तो रीडिस्कवरी हुई मेंडल की वर्क की। रीडिस्कवरी का क्रेडिट जाता है 3 साइंटिस्ट को। अच्छा, तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली अपना काम किया था, अलग अलग। पहले साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस थे भाई जर्मनी के। जर्मनी के कार्ल कॉरेंस ने अपना वर्क परफॉर्म किया था मेज के अंदर, भुट्टे के अंदर। मक्का जानते हो ना, जिया मेज। मेज के ऊपर वर्क परफॉर्म किया। दूसरे साइंटिस्ट थे यूगो डिवरीज, नाम तो सुना ही होगा। यूगो डिवरीज, ये थे होलैंड के। इन्होंने अपना काम किया था इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर। इवनिंग प्राइमरोज। फिर आते हैं थर्ड साइंटिस्ट, एरिक वॉन शर्मैक। एरिक वॉन शर्मैक ऑस्ट्रिया के थे, मतलब मेंडल के देशवासी थे। इन्होंने अपना वर्क किया डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पे। अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स लिए, एक पे काम नहीं किया, कई काफी सारे पे काम किया। डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पे अपना काम किया। अच्छा, इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था। मतलब कार्ल कोरेंस ने अलग काम किया था, यूगो डिवरीज ने अलग काम किया था, और एरिक वॉन शर्मैक ने अपना काम अलग अलग किया था। जब ये तीनों ने अलग अलग प्लांट्स पे अपना काम अलग अलग किया, और जो कंक्लूजन आया, तो उन्होंने देखा कि कंक्लूजन तीनों का सिमिलर था। अब देखो, ये जब अपना वर्क पब्लिश कराने गए होंगे, तो जब आप कोई भी नया काम अपना पब्लिश कराते हो ना, तो चेक किया जाता है कहीं ये चोरी का तो नहीं है, कहीं ये प्लेजराइज कंटेंट तो नहीं है, कहीं ये कंटेंट पहले कहीं पब्लिश तो नहीं हुआ। तो जब ये चेक किया गया, तो ये पाया गया कि सिमिलर काम तो आज से 34 साल पहले एक साहब कर चुके हैं, जिनका नाम था जी जे मेंडल, ग्रेगोर जोहान मेंडल। तो इन तीनों ने फिर मेंडल के वर्क को पढ़ा और समझा कि हाँ भाई, हाँ, आज हम जो चीज़ बता रहे हैं, ये आदमी 34 साल पहले सेम चीज़ बता चुका है। तो तीनों ने सोचा कि मेंडल का खोया हुआ हक हम समाज में उसको दिलाएंगे, मेंडल का नाम वापस से आगे बढ़ाएंगे। तो मेंडल की वर्क की रीडिस्कवरी हुई, और वापस से मेंडल के वर्क को रीपब्लिश भी कराया गया। ठीक है, तो अब देखो किस तरह से आगे चीजें हुई। ये जो कार्ल कोरेंस थे ना, ये कार्ल कोरेंस ने मेंडल के वर्क को पढ़ा, और मेंडल के वर्क के अंदर दो पोस्टुलेट थे। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? मेंडल ने जो कंक्लूजन दिया ना, वो पोस्टुलेट है कि भाई अपने उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद में उसके जो कंक्लूजन आए, जो निष्कर्ष आए, उसे अपन पोस्टुलेट बोलते हैं। तो मेंडल के वर्क के जो कंक्लूजन थे, उन कंक्लूजन को इसने लॉ में कन्वर्ट किया। अब जैसे कंक्लूजन को लॉ में कन्वर्ट करना, पोस्टुलेट को लॉ में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ? भाई उसने अपनी तरफ से और एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, और फिर जब ये चीज़ यूनिवर्सली सिद्ध हो जाएगी कि हाँ भाई, जो मेंडल बोल के गया था वो सही था, सिर्फ वो मनगढ़ंत बात नहीं थी, तो वो पोस्टुलेट लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्ल कोरेंस ने मेंडल के दो पोस्टुलेट को लॉ में कन्वर्ट किया था। तो कार्ल कोरेंस कन्वर्टेड टू पोस्टुलेट्स इनटू लॉज। दो पोस्टुलेट को लॉज में कन्वर्ट किया। ठीक है, कौन कौन से थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बना, आगे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। अच्छा, जो यूगो डिवरीज थे, यूगो डिवरीज ने मेंडल के वर्क को रिपब्लिश कराया। इन्होंने मेंडल्स वर्क रिपब्लिश कराया, मतलब वापस से छपाया मेंडल के वर्क को। लेकिन अब की बार एक फेमस मैगजीन के अंदर, एक फेमस बुक के अंदर, जिसका नाम था फ्लोरा। फ्लोरा मैगजीन बहुत फेमस है। 1901 के अंदर उन्होंने वर्क को रिपब्लिश करवाया। तो इस तरह से मेंडल की काम की रीडिस्कवरी होती है, वापस से दुनिया मेंडल के काम को जानने लगती है। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि भाई मेंडल का जो वर्क था, वो
अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा, क्यों मेंडल को मेंडल के काम को जाना नहीं गया? तो देखो, वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू, बहुत सारे रीजंस थे, जिसके अंदर सबसे पहला रीजन था कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। आज की तरह थोड़ी ना इंस्टाग्राम लाइव पे चले गए, हेलो गाइस मैंने ये सारा वर्क किया है देखो तो, पोस्ट डाल दी। नहीं, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था। मेंडल 1856 में अपना काम करके गया था, 1865 में पब्लिश करा दिया था। उस समय कुछ नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था, तो कम्युनिकेशन आसान नहीं था, चीज़ों को दुनिया तक पहुंचाना मुश्किल था। दूसरा मेन कारण था यूज ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच, use of mathematical approach to explain biological phenomena, explain biological phenomena। मेंडल ने बायोलॉजिकल फिनोमेना, कैरेक्टर कि कैरेक्टर किस तरह से इनहेरिट होता है, उसको मैथ्स की हेल्प लेके सॉल्व किया। मेंडल जो भी काम करता था ना, वो सारी मैथमेटिकल अप्रोच में करता था। वो देखता था, वो जितने प्लांट उसने क्रॉस करवाए, वो सारे प्लांट्स का डेटा लेता था। फिर उनमें से ये देखता था कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने प्लांट में आया। जैसे 100 प्लांट लिए, 100 में से 100 प्लांट का क्रॉस कराया, कितने प्लांट टॉल आए, कितने ड्वार्फ आए, उनका रेशियो निकाला करता था। फिर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी सेम चीज़ किया करता था, उस पैटर्न को देखता था। तो भाई उस समय के लोगों को समझ नहीं आया कि बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैथ का यूज़ क्यों कर रहे हो, और स्टूडेंट बायोलॉजी की वैसे भी मैथ समझ नहीं पाते हैं, तो इस वजह से साइंटिस्ट उसकी बात ज़्यादा समझ ही नहीं पाए, तो उसने मैथ का अप्रोच यूज़ किया था। थर्ड रीज़न था मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, या फिर मेंडल के लैंग्वेज में बोले तो फैक्टर, मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। देखो, मेंडल जब भी अपना काम करता ना, तो उसने फैक्टर की बात जरूर करी। अच्छा, आज जिसको अपन जीन के नाम से जानते हैं, मेंडल तो फैक्टर बोलता था, ठीक है। तो मेंडल के हिसाब से ये जीन या फैक्टर क्या है? मेंडल बोलता था ये जो फैक्टर है ना, मेंडल कहा करता था कि जो फैक्टर है वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है। स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट, स्टेबल का मतलब चेंज नहीं होता, डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, कि स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है, जो हमेशा पेयर में होते हैं, जो हमेशा पेयर में होते हैं। तो अकर्स इन पेयर, जो हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे मान लो एक मैंने फैक्टर लिया टी, तो ये अकेला नहीं होगा, ये पेयर में होगा। कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या फिर मान लो स्मॉल टी हो। तो हमेशा उन्होंने बोला कि ये जो फैक्टर्स होते हैं वो स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट होती हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। मतलब ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, और स्मॉल टी कैपिटल टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो दोनों ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं और पेयर के अंदर होती हैं। फिर बात कि मेंडल बोला कि दे डू नॉट ब्लेंड, दे डू नॉट ब्लेंड, फैक्टर्स आपस में ब्लेंड नहीं करते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट ब्लेंड। मतलब ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ब्लेंड हो जाएगा, नहीं, कैपिटल टी अलग इफेक्ट देगा, स्मॉल टी अलग इफेक्ट देगा, दोनों ब्लेंड नहीं करते हैं, दे डू नॉट ब्लेंड, ठीक है। ये बात बोलता गया मेंडल। लोगों ने बोला चलो तुम्हारी ये बात मान ली कि फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, स्टेबल यूनिट्स होती हैं, पेयर में होती हैं, लेकिन तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही कि ब्लेंड नहीं करते हैं। अगर ब्लेंडिंग नहीं होती है तो फिर वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, लेकिन नेचर में वेरिएशन तो आती है। उसका रीजन क्या? भाई तुम खुद सोचो। मेंडल ने कहा कि कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर कैपिटल टी इंडिपेंडेंट है, स्मॉल टी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और मेंडल बोलता है कैपिटल टी स्मॉल टी से प्लांट टॉल होता है। तो लोगों ने बोला अगर ऐसी बात है तो फिर नेचर में वेरिएशन आनी नहीं चाहिए, लेकिन नेचर में तो कंटिन्यूस वेरिएशन है। भाई मेंडल के अनुसार तो या तो प्लांट टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, है ना। कि अगर इंडिपेंडेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है या फिर कैपिटल टी आ रहा है तो प्लांट टॉल हो रहा है, चलो मान लिया, है ना। और स्मॉल टी आ रहा है तो प्लांट कैसा हो रहा है, ड्वार्फ हो रहा है, ये भी मान लिया। लेकिन लोगों ने बोला कि ऐसा थोड़ी ना कि प्लांट या तो टॉल हो रहा है ड्वार्फ है, बीच के अंदर भी तो बहुत सारी हाइट होती है। प्लांट सिर्फ ड्वार्फ या फिर सिर्फ टॉल थोड़ा ना होता है, बीच के अंदर बहुत सारी इंटरमीडिएट हाइट्स होती हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर मिक्सिंग नहीं हो रही है तो प्लांट या तो सिर्फ टॉल आना चाहिए, या तो सिर्फ ड्वार्फ आना चाहिए, या फिर सिर्फ टॉल आना चाहिए। लेकिन
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट हाइट्स के होते हैं। तो ये चीज़ मेंडल समझा नहीं पाए। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएशन कैसे है नेचर में समझा नहीं पाए। फिर अगला, मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ, प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ, मेंडल फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स एंड देयर केमिकल नेचर, एंड देयर केमिकल नेचर। मेंडल फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, केमिकल नेचर नहीं बता पाए। भाई ये तो बोलता रहा वो आदमी कि फैक्टर होते हैं, फैक्टर स्टेबल होते हैं, फैक्टर डिस्क्रीट होते हैं, फैक्टर पेयर में होते हैं, फैक्टर कभी ब्लेंड नहीं करते हैं। जब मेंडल से पूछा चलो ठीक है ये बताओ कि फैक्टर होते कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन बताओ, फिजिकल प्रूफ दो। मेंडल बोलते हैं नहीं पता। अच्छा चलो ये बताओ उनका केमिकल नेचर क्या है, ये फैक्टर बने किसके हैं। मेंडल बोलते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन होते जरूर हैं। अब कहाँ होते हैं, किसके बने हैं ये नहीं पता भाई को, लेकिन ये बोलते हैं कि होते जरूर हैं। आज तो अपन को पता है ये फैक्टर और कुछ नहीं क्या है, जीन है। और जीन कहाँ पे होता है, जीन न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। जीन किसका बना होता है, जीन डीएनए का बना होता है। आज तो अपन उसको केमिकल नेचर भी पता है और फिजिकल लोकेशन भी पता है, लेकिन मेंडल ये चीज बता नहीं पाए। तो इस वजह से मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज रह गया। चार मेजर कारण थे। ठीक है, अच्छा अब चलो उनका वर्क अनरिकॉग्नाइज रहा, लेकिन उनको सक्सेस भी तो मिली। भाई कितना अच्छा काम करके गए हैं। तो क्यों मेंडल को सक्सेस मिली वो समझो। रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस, सक्सेस का सबसे पहला रीजन था studied the inheritance of studied the inheritance of one or two character at a time। एक समय पर उन्होंने एक या दो कैरेक्टर की ही इनहेरिटेंस स्टडी करी। जैसे मान लो उन्होंने प्लांट की हाइट ली, तो प्लांट की हाइट ही पढ़ रहे हैं वो, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन में। और ज़्यादा से ज़्यादा चलो प्लांट की हाइट ले ली, प्लांट की हाइट ले ली, सीड का शेप ले लिया। तो दो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, मैक्सिमम इतने ही कैरेक्टर्स उन्होंने एक समय पर स्टडी किए। एक समय पर उन्होंने प्लांट के सारे कैरेक्टर को स्टडी नहीं किया। अगर ऐसा करते तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती, गिचपिच हो जाती। ये पता ही नहीं पड़ता कि हाइट किस पैटर्न के अंदर इनहेरिट हो रही है, हाइट किस पैटर्न में इनहेरिट हो रही है, सीड का कलर कैसे इनहेरिट हो रहा है, सीड की शेप कैसे इनहेरिट हो रही है, सब कुछ खिचड़ी पक जाती। तो उन्होंने एक समय पर एक ही कैरेक्टर या दो ही कैरेक्टर को बेस मान करके कि ये प्लांट्स के अंदर मैं सिर्फ हाइट पढ़ूंगा, इन प्लांट्स के अंदर मैं सिर्फ सीड का शेप पढ़ूंगा, इन कुछ प्लांट्स के अंदर मैं सिर्फ सीड की कलर पढ़ूंगा। तो इस तरह से उन्होंने अपना वर्क किया, तो उनको चीज़ें क्लियर रही, क्लैरिटी मिली। सेकंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। अच्छा, उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया बगीचे में जो लग रहा था, और वो बहुत बढ़िया था। क्यों भाई, पी प्लांट के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। देखो, एडवांटेज नंबर वन, पी एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट मतलब अपनी लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट कर लेता है ना। कितने महीने में हो जाती है, लगभग 2 से 3 महीने में पी की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीनों के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। मान लो मेंडल बैनियन ट्री को चूज कर लेता, बरगद का पेड़ है, अब वो 250-300 साल जीता। जब तक वो लाइफ साइकिल पूरी करता, मेंडल की लाइफ साइकिल खुद की पूरी हो जाती है ना। तो मेंडल ने एक ऐसी प्लांट को चूज किया जो बहुत छोटे लाइफ स्पैन का है, 2 से 3 महीने में लाइफ कंप्लीट हो जाती है। तो मेंडल बहुत सारे पी प्लांट्स को एनालाइज कर सकता है ऐसे, है ना। तो उन्होंने एनुअल पी प्लांट को चूज किया। फिर लार्ज, मैंने बोला ना, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी एनालाइज्ड, कैन बी एनालाइज्ड इन शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के अंदर इस वजह से बहुत सारे प्लांट्स को आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अगला, पी के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। पी हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। अच्छा, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब पता है क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग का सिंपल मतलब होता है ऑपोजिट। मतलब पी के अंदर बहुत सारे ऑपोजिट ट्रेड्स होते हैं। और जैसे एक चीज होती है रात, तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, दिन। तो रात और दिन आपस में कॉन्ट्रास्टिंग है, गर्म और ठंडा आपस में कॉन्ट्रास्टिंग है, अच्छा और बुरा आपस में कॉन्ट्रास्टिंग है। ठीक है, तो तो उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया। अब पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे। जैसे कि कुछ पी प्लांट के अंदर फ्लावर का कलर वायलेट था, कुछ के अंदर फ्लावर का कलर वाइट था,
ऑपोजिट कलर बिल्कुल, है ना। कुछ पी प्लांट टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे, कुछ के अंदर सीड का शेप रिंकल था, कुछ के अंदर राउंड था, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट थी। इससे फायदा क्या होता है, इससे चीजें साफ साफ समझ में आती हैं, दिखती हैं। भाई आप देख पा रहे हो कि अच्छा ये प्लांट के अंदर सीड की शेप राउंड है, इनके अंदर सीड की शेप रिंकल्ड है, पहचानना आसान हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्लांट को चूज कर लिया। अगला, पी प्लांट खास है, पी के अंदर आर्टिफिशियली, वैसे तो पी के अंदर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, नॉर्मली तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के पिस्टल के अंदर पॉलिनेशन कराते हैं। लेकिन आर्टिफिशियली आप चाहो तो आर्टिफिशियली इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो। तो ऐसा प्लांट चूज किया जो नॉर्मली तो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, मतलब जब सेल्फिंग पढ़नी है तो कुछ नहीं, प्लांट्स को खाली छोड़ दो, अपने आप सेल्फिंग हो जाएगी, और जब क्रॉस पोलिनेशन कराना हो तो क्रॉस पोलिनेशन भी करा लो खुद से आर्टिफिशियली। तो ये बेनिफिट था। अगली चीज, पी प्लांट इजी टू कल्टीवेट है, मटर बहुत आसानी से लग जाते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करना, तो इजी टू कल्टीवेट। उसके बाद में पी के जो सीड होते हैं, मटर के दाने, देखना बड़े बड़े दाने होते हैं जो खा जाते हैं अपन, तो लार्ज साइज की सीड होती है, तो उसको आसानी से आप समझ सकते हो। तो पी प्लांट को सेलेक्ट करना एक बहुत अ, दिमाग वाला डिसीजन था। फिर थर्ड था, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी की लाइन है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। उन्होंने क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिव कैरेक्टर को एनालाइज किया, तो आपके एनसीईआरटी लिखती है क्वांटिटेटिवली एनालाइज्ड इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को क्वांटिटेटिव एनालाइज किया। कैसे, जैसे हाइट एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, टॉल है, कोई ड्वार्फ है। कलर एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, सी फ्लावर का कलर वायलेट है, वाइट है। शेप एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर है कि सीड की शेप रिंकल्ड है कि राउंड है। अब इन कैरेक्टर्स की स्टडी उन्होंने क्वांटिटी के आधार पर करी कि 100 में से 75 प्लांट टॉल थे, 25 प्लांट ड्वार्फ थे। 100 में से 25 प्लांट्स के अंदर व्हाइट फ्लावर आए, 75 प्लांट्स के अंदर वाइल्ड फ्लावर्स आए। तो उन्होंने क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की क्वांटिटेटिव स्टडी करी, इससे डेटा मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अच्छा, और इसी इसी वजह से उनकी सैम्पलिंग साइज बहुत बड़ी हो गई। सैम्पलिंग साइज बड़ी हो गई मतलब उन्होंने बहुत सारे प्लांट पे काम किया। मेंडल ने अपने लाइफ के अंदर लगभग 3000 पी प्लांट पे काम किया था, है ना। अब बताओ, और 3000 पी प्लांट पे काम किया, क्वालिटेटिव कैरेक्टर को क्वांटिटेटिव एनालाइज किया और अपने रिजल्ट दिखे। अब एक चीज बताओ, एक एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट पे कर रहा हूँ, उसका कंक्लूजन दे रहा हूँ, आप उसको ज्यादा अच्छा मानोगे या फिर वही एक्सपेरिमेंट मैंने 3000 प्लांट पे किया हो और उनके कंक्लूजन, अरे 3000 प्लांट वाले कंक्लूजन को ज्यादा वैलिड मानेंगे ना। बट बोलते हैं ना, जितना ज्यादा उतना अच्छा, है ना। तो उनकी सैम्पलिंग साइज बड़ी हो गई। सैम्पलिंग साइज बड़ी होने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि उनके डेटा को ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली, लोगों ने मतलब कि अब उसके डेटा पर बिलीव ज्यादा होगा, है ना। कोई दवाई है मार्केट के अंदर, किसी एक दो इंसानों पर, एक दो पेशेंट पे टेस्ट करके मार्केट में तो लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च करने के लिए हजारों लाखों के अंदर उनकी सैम्पलिंग करवानी होती है, तो इससे क्या होता है, बेटर क्रेडिबिलिटी बन जाती है। तो उन्होंने जब क्वांटिटेटिवली एनालाइज करी ना चीज़ों को, सारे कैरेक्टर्स को क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया, बहुत सारे प्लांट्स पर वही सेम चीज़ करा के देखी, तो ग्रेटर क्रेडिबिलिटी मिल गई। तो एक्सपेरिमेंट्स हैड लार्जर सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग साइज बड़ी थी, जिसकी वजह से गॉट ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो गई। गॉट ग्रेटर क्रेडिबिलिटी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट था उनकी सक्सेस का, एक्सपेरिमेंट पॉइंटेड जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस नॉट unsubstantiated data, not unsubstantiated data। उनका एक्सपेरिमेंट इनहेरिटेंस के जनरल रूल्स को इंडिकेट कर रहा था, अनसब्सटेंशिएटेड डेटा नहीं था। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है अनवेरीफाइड। ऐसा नहीं था
कि वो बस काम कर रहे थे, हवा में तीर छोड़ रहे थे। हर चीज का रिकॉर्ड था भाई के पास में। वो देखते कि पी प्लांट के अंदर उन्होंने काम किया, जनरेशन वन को देखा, ये रेशियो आया। फिर जनरेशन टू को देखा, ये रेशियो आया, सेम रेशियो आया। तो अब एक ही चीज आप एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेक किए जा रहे हो और सिमिलर रेशियो मिल रहा है। इसका मतलब आपने जो वर्क किया है वो सही वर्क किया है। वो जनरल रूल है इनहेरिटेंस का, वो जनरल पैटर्न है कि इस प्लांट के अंदर एक कैरेक्टर इसी तरह से इनहेरिट होता है, तभी तो रेशियो सेम आ रहे हैं। तो उनका जो काम था वो जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस को इंडिकेट कर रहा था। ऐसा नहीं था कि अनवेरिफाइड डेटा हो, बस मनगढ़ंत कुछ भी बोल दिया उसने, नहीं। उसने हर चीज का रिकॉर्ड रखा था। और जब उस वो रिकॉर्ड देखता तो ये देखता कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सिमिलर रेशियो मिल रहे हैं। इसका मतलब पी प्लांट के अंदर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इसी पैटर्न में इनहेरिट हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए मेंडल के सक्सेस के कारण। अब मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज किया था। तो मेंडल सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स, पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया था। अच्छा, हर एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, तो मैं बोल दूं 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की स्टडी किया था। 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, और सारे के सारे ट्रेट क्या है, पेयर में होते हैं, दो दो के पेयर में। तो मैं बोल दूं 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो एग्जाम में 7 कैरेक्टर आए वो भी सही है, 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आए वो भी सही है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आए वो भी सेम है, सही है। सारी चीजें एक ही हैं, ठीक है। अब ये जो 7 कैरेक्टर थे ना, ये 7 कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन्स 4 क्रोमोसोम पे लोकेटेड थी। कौन कौन से? क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम 4, क्रोमोसोम 5, क्रोमोसोम 7। जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये मान लो गया क्रोमोसोम नंबर 1, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, और क्रोमोसोम नंबर ये हो गया 7। क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 जीन प्रेजेंट थी, ठीक है, जो 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी, 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन्स थी। 2 जीन नहीं, सॉरी, गलत बोल दिया, ऐसे बोलना चाहिए। क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली जीन थी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली जीन थी, 2 कैरेक्टर्स। फिर क्रोमोसोम नंबर जो 4 था, क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली जीन थी, और 3 कैरेक्टर्स के लिए जीन थी, 3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। और क्रोमोसोम नंबर 5 पे एक कैरेक्टर, और क्रोमोसोम नंबर 7 पे भी एक कैरेक्टर, ठीक है। चलो कौन कौन सी थी अभी एक बार देख लेते हैं। तो एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे अपन लिखते हैं सीरियल नंबर, एक क्वेश्चन आता है बेटा सीधे सीधे, तो याद रखना है सीरियल नंबर, फिर ये क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे हो गया कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट, और ये हो गया रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे आपकी सीड कलर, अब सीड कलर का डोमिनेंट ट्रेट होता है येलो, येलो कलर का सीड डोमिनेंट है, ग्रीन कलर का सीड रिसेसिव। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये जब अपन बोलते हैं ना सीड कलर, तो दो तरह के सीड कलर बच्चे समझ लेते हैं, सीड कोट का कलर नहीं, सीड कोट के कलर की बात नहीं हो रही, सीड के अंदर बैठा होता है कोटिलिडन, उस कोटिलिडन की कलर की बात हो रही है। तो जब भी बोलो ना सीड कलर, तो मतलब किसकी बात हो रही है, सीड के कोटिलिडन के कलर की बात हो रही है, ठीक। फिर क्रोमोसोम नंबर 1 पे ही कैरेक्टर था फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर का डोमिनेंट ट्रेट था वायलेट, वायलेट फ्लावर डोमिनेंट थे, और वाइट फ्लावर रिसेसिव थे। फिर आ जाता है क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 कैरेक्टर्स हैं, एक स्टेम हाइट, स्टेम हाइट, एक फ्लावर की पोजीशन,
एक फ्लावर की पोजीशन, एक पॉड की शेप, एक पॉड की शेप। अब देखो स्टेम की हाइट की बात करें, स्टेम हाइट के अंदर डोमिनेंट होता है टॉल और रिसेसिव होता है ड्वार्फ। फ्लावर के पोजीशन में एक्सियल फ्लावर्स होते हैं डोमिनेंट और टर्मिनल फ्लावर्स होते हैं रिसेसिव। एक्सियल और टर्मिनल का मतलब देखो, ये मान लो फ्लावर, अगर इस तरह से फ्लावर लगे हैं अगल बगल में राइट लेफ्ट, तो ये तो हो गए एक्सियल, है ना, ये तो होते हैं एक्सियल। और अगर टिप पे फ्लावर लगा हो तो इसे बोलेंगे टर्मिनल फ्लावर। ठीक है। फिर पॉड की शेप की बात करें, पॉड की शेप इन्फ्लेटेड। पॉड का मतलब क्या होता है, फली, जो फल होता है ना, तो मटर के अंदर जो फल होता है, जो फ्रूट होता है, उसको पॉड बोलते हैं या फिर लेग्यूम बोलते हैं। मटर की फली और कुछ नहीं है। तो ये फ्रूट, इसको फ्रूट शेप भी बोल सकते हैं। एग्जाम में कई फ्रूट आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, पॉड की बात हो रही है। जो मटर की फूली हुई फली होती है वो तो होती है डोमिनेंट, तो इन्फ्लेटेड तो हो गई डोमिनेंट, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो पिचकी भी होती है वो होती है रिसेसिव। फिर क्रोमोसोम नंबर 5 पे कलर, आपका करेक्टर आता है पॉड का कलर। पॉड कलर मतलब फली का कलर। जो ग्रीन कलर की मटर की फलियां होती हैं वो होती है डोमिनेंट, और जो थोड़ी सी देखना येलो हो जाती है वो होती है रिसेसिव। फिर अगला आता है क्रोमोसोम नंबर 7 पे। क्रोमोसोम नंबर 7 पे है सीड का शेप। सीड शेप के अंदर राउंड सीड्स डोमिनेंट हैं, रिंकल्ड सीड रिसेसिव है। ठीक है। रिंकल सीड्स रिसेसिव हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछते हैं कि भाई बताओ, क्रोमोसोम नंबर 1 पे कौन कौन से कैरेक्टर के लिए जीन था, है ना। तो कौन कौन से कैरेक्टर थे, सीड कलर था, फ्लावर कलर था, 4 पे स्टेम हाइट थी, फ्लावर पोजीशन थी, पॉट की शेप थी, 5th पे पॉट का कलर था और 7th पे सीड की शेप थी। तो देखो ऐसे याद कर सकते हो, जो ऐसे याद रखो कि सबसे पहले कि सीड कलर और फ्लावर कलर, कलर वाली क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, सीड कलर और फ्लावर कलर, सीड कलर फ्लावर कलर। फिर शेप वाली ऐसे याद करो कि 7th नंबर पे सीड की शेप है, तो 7th नंबर पे क्या हो गई, सीड की शेप हो गई। अच्छा, अब 5th वाले का याद करना है। 5th वाले के अंदर पीसी याद करो, पीसी, पीसी मतलब पॉड का कलर, पीसी पॉड का कलर। ठीक है, पीसी 5th के लिए पीसी हो गया, है ना। अच्छा, और जो बच गए वो सारे के सारे 4th पे आ जाएंगे, मतलब स्टेम की हाइट, फ्लावर की पोजीशन और पॉड की शेप। तो देखो ऐसे याद करो बस, है ना, कि कलर वाले 1st पे हैं, शेप वाला 7th पे है, पीसी 5th पे है, बच गया 4th पे है। कलर वाला सीड का कलर, फ्लावर का कलर, किस किस की कलर की हो सकती है, सीड कलर फ्लावर कलर। पीसी 5th पे है, मतलब पॉड के कलर तो 5th पे है ही, तो पॉड का कलर तो छोड़ ही दो। अब कलर किस में आ सकता है, सीड के अंदर आता है और फ्लावर के अंदर आता है, तो सीड का कलर, फ्लावर का कलर कहाँ पे है, 1st पे है। ठीक है, शेप कहाँ पे है, 7th पे, तो सीड की शेप कहाँ पे हो गई, 7th पे। बच गया क्या, स्टेम की हाइट बच गई, फ्लावर की पोजीशन बढ़ गई, बच गई, और पॉड की शेप बच गई, वो कहाँ पे होगा, क्रोमोसोम नंबर 4th पे होगा। तो ऐसे ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। 5th तो याद रखना ही रखना है, पीसी पॉड का कलर, पीसी प्रियंका चोपड़ा इधर भी है उधर भी है, हॉलीवुड भी बॉलीवुड भी, मतलब ऐसे कुछ याद कर लो कि 5th बीच में पड़ता है, पॉड का कलर बीच में है। ठीक है। बाकी कलर वाले क्रोमोसोम नंबर 1 पे हैं, मतलब कि सीड का कलर, फ्लावर का कलर, शेप वाला 7th पे है, मतलब कि सीड का शेप बच गया, स्टेम की हाइट, फ्लावर की पोजीशन और पॉड की शेप ये क्रोमोसोम नंबर 4 पे है। ठीक है। तो इन कैरेक्टर्स की उन्होंने स्टडी करी थी। अब कैसे स्टडी करी थी, उनकी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।